तो अगर क्लैट का एग्ज़ाम हुआ तो वो टारगेट रखते हैं कि इन बच्चों ने अपीयर किया है, और मार्क्स के बेसिस पे उनको मतलब अप्रोच करते हैं कि जो बच्चे एनएलयू तक नहीं पहुंच पाए उनको हमको टारगेट करना है। कितना रुपये मिल जाता है एडमिशन का? 15 से 20 हज़ार सर मैक्सिमम है सर। कई बच्चे हमारे ऐसे होटल मैनेजमेंट करके बेचारे, कोई दुबई है, कोई अफ़गानिस्तान, कोई अभी जो ये हुआ था अफ़गानिस्तान में, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में अभी घर पे हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं कई लोग। नमस्कार, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। ललन टॉप की चुनावी यात्रा पहुंची है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हम हैं राजधानी देहरादून में। यहाँ हमने कोशिश की, देहरादून वैसे भी एजुकेशन का हब माना जाता है, और हमने कोशिश की कुछ स्टूडेंट से मिलने की, उनके मुद्दों को जानने की। थोड़ी सी इशू ये भी है कि अभी कोविड के चलते घर से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले जो कुछ लोकल हैं, कुछ बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के मुद्दे अभी हावी हैं। आरआरबी का इशू चल रहा है इतना बड़ा, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट्स के क्या मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स को लेके क्या समझ रखते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स, एक रोज़गार की जो कॉमन समस्या मानी जाती है उसको लेकर ये किस तरीके से परेशान है, और क्या क्या इनके पर्टिकुलर इशूज़ हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मोहिनी मधवाल। मोहिनी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली हूँ। आप देहरादून के रहने वाले हो। आप कौन से कॉलेज में, आप कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं, मैं पास आउट हो चुकी हूँ। मैं 2020 पेंडेमिक के टाइम पे पास आउट हुई थी। आपने क्या कोर्स किया है या आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने BBA LLB किया हुआ है। यानी आप वकील बन चुके हैं। यस। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप कोई अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? नो, एक्चुअली मेरी प्लेसमेंट हो गई थी पेंडेमिक के टाइम पर ही, बट जैसी मेरी प्लेसमेंट हुई उसके कुछ टाइम बाद ही लॉकडाउन लग गया था। आई मीन विद इन अ मंथ। तो उसके बाद मेरा रिट्रेंचमेंट हो गया। उन लोगों ने कहा कि जब हमें ज़रूरत होगी तब हम बुला लेंगे, बट उन लोगों के भी फिनेंशियल क्राइसिस थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन लोगों ने मुझे दोबारा अप्रोच ही नहीं किया। और अभी की बात करूँ तो मुझे कहीं भी इतना पैकेज नहीं मिल रहा है कि मैं खुद को सस्टेन कर पाऊँ। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे इतना पैकेज नहीं मिल रहा है कि मैं उस सैलरी में खुद को सस्टेन कर पाऊँ। मुझे घर से फिनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। और कोविड की वजह से मेरे फादर जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ा है, तो मैं उन पे भी फिनेंशियल बर्डन नहीं अभी डाल सकती, तो मैं वेट कर रही हूँ। हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त झांसी से हैं, झारखंड से हैं, और मेरे ख्याल से मुझे बता रहे थे जिस तरीके से बिहार से कुछ दोस्त आए हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि थोड़ा उत्तराखंड को आप समझिएगा। तो 2000 जब राज्य बना तो राजधानी बनाई गई देहरादून। देहरादून पहले से एक एजुकेशन का हब था। यहाँ IIMA है, यहाँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ थी, और स्कूल एजुकेशन के लिए देहरादून बहुत बड़ा एक क्षेत्र माना जाता था। परंतु 2000 के बाद कुछ, एक तो IT इंडिया में जो बूम आया उस वजह से यहाँ बहुत सारे IT कॉलेज खुले, और मतलब एक ऐसे नहीं खुले कि एक दो खुले हों, लगभग 100-150 कॉलेज अचानक शहर में खुल गए। और इन कॉलेजेस में आपको ना केवल उत्तराखंड के लोग मिलेंगे, आपको यहाँ देश विदेश से लोग मिलेंगे। विदेश से मेरा मतलब है कि जैसे आप देखेंगे कि बिहार के लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, यहाँ झारखंड के लोग आए हैं। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पहले तो मैं जानना चाहूँगा वो यहाँ क्यों आए हैं। बिहार का एक स्टूडेंट देहरादून क्यों आता है, वो किस तरीके से जानता है कि यहाँ कोई कॉलेज है, और क्या एक प्रोसेस होती है पूरी यहाँ एडमिशन लेने की। तो मैं जानना चाहूँगा, सर आपका नाम? सूरज कुमार। सूरज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, बेगूसराय। और अभी यहाँ पढ़ाई करते हैं? जी सर, BBA LLB 4th ईयर चल रहा है सर। तो आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पहुँचे, मतलब क्या सोचा आपने कि आप यहाँ आके एजुकेशन करेंगे? क्या बिहार में एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, या यूपी में ले सकते थे आप, दिल्ली ले सकते थे, तो उत्तराखंड आपके लिए काफ़ी दूर पड़ता है मेरे ख्याल से? जी सर, उत्तराखंड ऑब्वियसली बात है, बहुत दूर पड़ता है। तो हमसे पहले यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई थे घर के बगल, उन्होंने यहाँ से पास आउट किया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। और जब मैं एडमिशन यहाँ पे ले लिया था, तो कुछ दिन बाद मुझे कॉलेज की तरफ से कंसल्ट किया गया था। बेगूसराय में एक छोटा सा है, वहाँ पे वो करते हैं कि बच्चों से जब देख लेते हैं उनका, या फिर वो डाटा कलेक्ट करके बच्चों को कॉल करते हैं कि आप यहाँ पे आइए कॉलेज वगैरह। तो इस थ्रू भी
जब मैं यहाँ पे वो एडमिशन ले लिया था उसके बाद उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि आप कॉलेज में इस एडमिशन में कॉलेज ले लिए हैं, तो अब उन्होंने दूसरे कॉलेज का भी सजेस्ट किया था, लेकिन पहले मैं ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था। तो मतलब वहाँ सजेशन सेंटर या कंसल्टेशन सेंटर ऐसे होते हैं जो यहाँ के यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ मतलब मुझे समझना है कि वहाँ क्यों खोलते हैं, वहाँ क्यों पहुँचे हुए होते हैं कि क्या उत्तराखंड के एजुकेशन मतलब यहाँ एक टारगेटिंग होती है उन बच्चों को कि उनको यहाँ लाना है, क्योंकि अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके एजुकेशन का क्या हाल है, इनको रोज़गार कैसा मिलता है, कितनी फ़ीस लगती है, वो भी हम पूरा क्वेश्चन पूछेंगे इनसे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसे कैसे लोग क्या पर्टिकुलरली आपको रीच आउट करने की कोशिश की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आदित्य चौधरी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मुजफ्फरपुर बिहार से। तो आप लोगों को वहाँ से यहाँ आने के लिए मतलब कैसे आपको नॉलेज मिलती है? आप जैसे 12th आपने पास किया और उसके बाद आपको कैसे लगता है कि आप यहाँ आएंगे करके? सर पर्टिकुलरली होता ये है कि कॉलेज के साइड से इनकी एक मार्केटिंग टीम होती है जो छोटे छोटे यूनिट्स में हर प्रमुख शहरों में रहती है, और वो जो भी बच्चे मान लीजिए जैसे हम लोग लॉ के हैं तो अगर क्लैट का एग्ज़ाम हुआ तो वो टारगेट रखते हैं कि इन बच्चों ने अपियर किया है, और मार्क्स के बेसिस पे उनको मतलब अप्रोच करते हैं कि जो बच्चे NLU तक नहीं पहुंच पाए उनको हमको टारगेट करना है। और हमारे आने का वजह ये होता है सर कि हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं लेकिन वो इतने खस्ता हाल है, वो मतलब उनका सेशन 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर लेट चलता है, तो पेरेंट्स चाहते नहीं है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, इनका टाइम वेस्ट हो। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ है नहीं अच्छी, तो हमारी मजबूरी बन जाती है सर कि हमारे पास वहाँ हमारा NLU होता नहीं है, सरकारी में जा नहीं सकते हैं, प्राइवेट है नहीं, तो उस वजह से हम लोग को इतनी दूर आना पड़ता है सर। तो ये एक तरह से कह लीजिए हमारी मजबूरी है, किसी को भी घर से दूर इतना रहना अच्छा लगता नहीं है, और फिर यहाँ आके हमें पता चलता है कि डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है, जिस उम्मीद से आते हैं वो वैसा कुछ मिलता नहीं है यहाँ। तो आप लोग यहाँ LLB कोर्स कर रहे हैं? BLLB। अब एक सवाल जो कि दो जुड़े हुए सवाल हैं, एक कि आपका कितना खर्चा होता है यूनिवर्सिटी में रहने में या पढ़ाई करने में, और उसके बाद आपके रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और यहाँ एक फाइन यूनिवर्सिटी देहरादून में 4th ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। अब जो खर्च देखिएगा तो कॉलेज की जो फीस है 7 लाख के पूरे, क्योंकि 10 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, 6-7 लाख तक का ये खर्च आती है। उसके बाद अब जब यहाँ रहते हैं तो आप यहाँ आते हैं, उसके बाद सस्टेन करते हैं, खुद को एस्टेब्लिश करते हैं, इन सब चीज़ में बहुत खर्चा हो जाता है। 10-15 हज़ार रुपये महीना मतलब एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट की जो यहाँ पे खर्च होती है वो हो जाती है यहाँ पे। तो ये पैसा आपको घर से लेना पड़ता होगा? ये घर से लेना होता है ये पैसा, और इसके लिए इसके बाद का जो इस प्रोफेशन में, जो लॉ प्रोफेशन में आप देखिएगा तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो भी होते हैं उनको एक अलग ही लेवल पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। जो सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, उनके लिए चीज़ें थोड़ा सही हो जाती हैं क्योंकि उनके पीछे एक बैकअप होता है, वो सेकेंड जनरेशन लॉयर होते हैं। जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हम लोग जैसे जो मैक्सिमम भीड़ जो आती है इस तरह की यूनिवर्सिटी में, वो फर्स्ट जनरेशन लॉयरों की होती है। जो फर्स्ट जनरेशन अपने परिवार में वो पहले वकील बनेंगे, तो उनके लिए बहुत और स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई सेटअप नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता, कोई लाइन नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैं जानने की एक और कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग, जैसे मैम ने बताया कि उनका प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितने प्लेसमेंट होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से? शायद क्या है इस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे? ICFI यूनिवर्सिटी, फाइन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अच्छा, क्या रहता है इनका प्लेसमेंट? कितना प्लेसमेंट आपको लगता है कि आपके जैसे कितने लोग हैं आपकी क्लास में? सर मेरे क्लास में, मेरे पूरे बैच में BBA LLB में 200 के करीब हैं स्टूडेंट्स। उसमें से कितने लोकल हैं और कितने बाहर के हैं? सर मैक्सिमम बाहर के ही होते हैं, अब गिने चुने यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, और अगर हमारे यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो ज़्यादातर लोग यूपी, बिहार और झारखंड, ये सब एरिया से आते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोकल जैसे लोकल के लिए तो ईजी है, वो रहेगा लोकल में और आराम से जाएगा, उन्होंने कम एडमिशन क्यों लिया होता है? आपको क्यों लगता है सर, क्यों? सर दरअसल होता ये है कि किसी भी, अगर आप देश में भी देखें सर, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लगभग सारे जगह पे हाल एक ही समान है, चाहे वो देहरादून रहे, चाहे वो सर कहीं और भी रहे। तो लोकल्स को कहीं ना कहीं सच्चाई पता रहता है सर कि यहाँ पे असलियत है क्या यूनिवर्सिटी का, और हम लोग बाहर से आते हैं तो सर नेट के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, हम लोग इस चीज़ का असलियत को जानने में हमें थोड़ी देर हो जाती है सर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो और भी सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज हैं वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा ज़्यादा सुदृढ़ है, ये ज़्यादा व्यवस्थित है सर, तो लोकल उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी यूनिवर्सिटी की जो हालत है सर वो बहुत खस्ता हाल है सर। अगर आप 3 साल का कोर्स है तो 5 साल में, 6 साल में आपका मतलब डिग्री हो पा रहा है,
तो लोग इसलिए रुकना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात सर, जो हम लोग 4 साल यहाँ रहने के बाद एक ऑब्जर्वेशन भी पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्वेशन हुआ, सब के ऊपर भी हम लोग ऑब्जर्व यही किए हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, उसमें यहाँ पे सर बहुत अंतर पड़ जाता है। आप बिल्कुल सर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ बहुत सुरक्षित और बहुत तरह काल्म सिचुएशन है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस वजह से लोग रिलाई भी कर जाते हैं। हमारे बिहार, झारखंड, यूपी की जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्थिति और सर बदतर है सर। इस जगह से बेहतर, उस जगह से बेहतर स्थिति में है सर। और यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजें भी जो हैं सर ज़्यादा से दृढ़ है। देखिए, आप लोग शायद सोच सकते हैं कि बात हो रही है उत्तराखंड चुनाव की और हम लोग वही कवर करने आए हैं, तो ये आउट ऑफ स्टेट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि बिहार के बच्चे आए हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो देहरादून की राजनीतिक व्यवस्था है कि राजधानी है, बिना सरकारी शहर के, बिना पॉलिटिकल शहर के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुलना, लैंड का अलॉटमेंट है, बड़ा कैपिटल लगता है, वो सब होना वो 20 साल से चल रहा है, 22 साल से चल रहा है। तो वो सब कुछ उसके बिना नहीं होता। और अगर बच्चों को उससे परेशानी हो रही है तो वो परेशानी केवल उत्तराखंड के बच्चों को नहीं हो रही है, वो बाहर के बच्चों को भी उससे परेशानी हो रही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप उत्तराखंड से ही हैं? क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? लोकल देहरादून के रहने वाले हैं? चमोली। चमोली से आए हैं। आप क्या काम करते हैं अभी? मैं इधर काम कर। ये मेरे को इन्होंने बताया कि ये इन्हीं का परिसर है, राइट? ये अभी यही चलाते हैं। अच्छी चीज़ है, आपने एजुकेशन ली और आपने बजाय कि खाली बैठने के या डिपेंडेंट रहने के, आपने कोशिश की कि मैं कुछ खुद का बिजनेस करूं। पर आपको ये कैसे लगा कि आपको यहाँ आके कॉलेज करना चाहिए और उसके बाद आपने मतलब अपने कोर्स में, जैसे आपने मेरे ख्याल से लॉ किया आपने? नहीं, मैं होटल मैनेजमेंट की। होटल मैनेजमेंट किया। तो आपने जॉब की कोशिश की या कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट हुआ या फिर आपको लगा कि मुझे अपना पर्सनल काम करना चाहिए? कॉलेज की तरफ से हुआ था प्लेसमेंट, पर वो कोविड की वजह से उधर ऐसे ही हो गया। और आप लोग जैसे पौड़ी से आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत अंदरूनी इलाकों का पता होगा, तो वहाँ रोजगार की क्या स्थितियाँ हैं? उधर तो हम तो बहुत दूर से हैं, चमोली लास्ट है, बिल्कुल हमारा ब्लॉक पड़ता है। तो वहाँ जैसे वहाँ के बच्चों का हायर स्टडी एजुकेशन चाहिए तो वो उनको देहरादून ही आना पड़ता है? देहरादून या श्रीनगर, इधर ही पास पड़ता अपना। और मतलब ये रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा है, जो अभी हम आगे पहाड़ों में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ हमको ज़्यादा ये बात सुनने को मिलेगी, जो हमको थोड़ा बहुत हमको लोकल लोगों से जानने को मिला है कि पहाड़ों में ये समस्या है। तो आप बता सकते हैं कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनको मतलब आप जैसे वहाँ से यहाँ आ गए, आपको यहाँ आना पड़ा, यहीं रह रहे हैं आप, आपका एक घर होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, तो लोकल पहाड़ी बच्चों को जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है क्या? करनी पड़ती है उधर, क्योंकि हमारे है नहीं ऐसी सुविधाएं। जो कॉलेज हैं बहुत दूर हैं, तो बाहर, घर से बाहर ही रहना पड़ता है। अच्छा मैम, आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीना खंडूरी है और मैं यहाँ पर शॉप चलाती हूँ स्टेशनरी की, और मुझे लगभग शायद 9 साल 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे बदलाव तो बहुत आए हैं, और जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, हम लोगों को अच्छी रोडें सब कुछ मिला है, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे। एक कोविड के कारण भी बहुत कुछ ख़राब हो गया यहाँ पर, और वैसे तो सब चीज़ ठीक ही है, हर चीज़ प्रोग्रेस हो रही है, पर जो बजट आते हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर। जैसे अभी नए मुख्यमंत्री जी आए, तो जो हम यहाँ पर स्टूडेंट से मिलने इसलिए आए थे मैम कि आप लोगों को भी, आप भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते होगे, आप उनसे बात करते होगे, तो पहाड़ में एक दो इश्यूज़ हैं एक बहुत बड़े कि लोकल रोजगार नहीं है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, उनको नोएडा जाना पड़ता है। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड बताइए। 100% श्योर है सर, छोटे छोटे लघु खोलने चाहिए सरकार को गांव में, मतलब जैसे अब 4-5 गांव को एक साथ महिलाओं का संगठन करके महिलाओं के लिए भी रोज़गार मिले, वो भी अपने खर्चे उठाएं, खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएं। और जैसे आदमी लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर क्या विदेश भी जाना पड़ता है कई को। तो जैसे ये बच्चा अभी होटल मैनेजमेंट किया है, कई बच्चे हमारे ऐसे होटल मैनेजमेंट करके बेचारे, कोई दुबई है, कोई अफ़गानिस्तान, कोई अभी जो ये हुआ था अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, अभी घर पे हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं कई लोग। तो उत्तराखंड में अफ़गानिस्तान से भी वापस बच्चे आए हैं जो वहाँ होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, होटल में करते थे, सिक्योरिटी में करते थे, कई लोग जो फौज से रिटायर आए हैं वो सिक्योरिटी में करते थे। तो बहुत आए हैं आसपास में, काफ़ी लोगों से मेरी जानकारी मुझे मिली है कि वो लोग घर ही बैठे हैं, अभी उनको कोई काम नहीं मिला है। तो ये दिक्कतें तो हैं ही।
पहाड़ों में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, देहरादून में। अच्छा, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा मैम, आपने बोला कि मेरी जॉब छूट गई, और एक कॉन्टेक्चुअली ये बात भी सच है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको 15,000 रुपये का किराया देना है कमरे का, 10,000 का किराया देना है, और आपको 8,000 की जॉब मिले ऐसी। आप ये बता सकते हैं, मतलब मैं पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ, तो यूजुअली मान लो किसी का प्लेसमेंट होता है, क्या पर्टिकुलर तनख्वाह ऑफर क्या होता है, पैकेज क्या क्या तनख्वाह करीबन मिल जाती होगी अभी जो आपको मिल? कॉलेज बोल के कहते हैं कि आपको 4 का पैकेज मिलेगा, 5 का पैकेज मिलेगा, बट एक्चुअल में उतना मिलता नहीं है। एक्चुअल में आपको 22 पुणे में मिल रहा है, पुणे जैसी सिटी में। दिल्ली में आप मान के चलो आपको 14 to 15 मिल रहा है। तो ये स्टार्टिंग पैकेज होते हैं लॉ के। तो वो ये कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम बाद मिलेगा, बट ये बात है ना कि हमने 5 years ऑलरेडी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहे हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो हाँ, आप ये तो प्रॉब्लम है ही है। आप लोग एक और बात बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री की, तो आप लोग उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए भी देखते होंगे, जज साहब की नौकरी है या कोर्ट में नौकरियां जो लगती हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत वेरिएबल, आप कॉरपोरेट लॉ करते होंगे, आप कंसल्टेंसी करते होंगे, तो सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में आप क्या फील करते हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी अभी कर रहे हैं? आप लोग 4th ईयर में 5th ईयर में हैं, उस हिसाब से आप अभी तैयारी कैसी कर रहे हैं? सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। तो अभिनव जी, आप बताइए कि मतलब ये आप लोग क्या सरकारी नौकरी के बारे में भी सोचते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, सरकारी नौकरी के बारे में तो सोचते ही हैं, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के वजह से एक ये भी है कि हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारा मतलब पहला फोकस इसी पे रहता है कि या तो जुडिशरी या फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं लाइक APO वगैरह, तो उस चीज़ को हम क्रैक करें और उसमें जाएं। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के बाद आप इतना 10 साल 12 साल स्ट्रगल में, तो उससे बेहतर सुविधा ये लगता है कि हम पहले जुडिशरी की तैयारी करें। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोग कह रहे थे, मैंने पहले जब आपसे बताया कि कई आपके सीनियर हैं जिनकी पैसा बढ़ा रहता है, आप लोगों ने बताया, आप ही लोगों ने बताया, तो ये क्या है? क्या मतलब ये क्यों करते हैं, जबकि उनको क्या वो बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे होते हैं, उसके बाद वो लोग कहते हैं चलो हमारा तो हो गया, इनका देखा जाएगा? आप बोलना चाहेंगे? हाँ सर, तो वो आप जो कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात ये हो जाता है कि अगर हम लोग तो दूर रहते हैं सर, और वहाँ से आने के लिए हमें या तो रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है कि कोई अगर मान लीजिए मोहल्ला के कोई भैया हुए वहाँ पे, या कोई अपने रिलेटिव हुए, तो वो लोग, तो उन लोग को भी अगर वो लोग भी स्टूडेंट ही रहते हैं सर, तो वो भी या तो कह लें सर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो लोग भी हमें सजेस्ट करते हैं, और उस चीज़ के कारण हम लोगों को वहाँ पे आना पड़ता है। ये अमूमन पूरे देहरादून में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सब जगह का ही सीन है। सब जगह यही सीन है। हमारे कॉलेजेस में कम है, और भी जो दूसरे कॉलेज हैं सर उसमें और ज़्यादा है। तो कितना रुपये मिल जाता है एडमिशन का? 15 से 20 हज़ार सर मैक्सिमम है सर। 15,000, जैसे शिवालिक वगैरह जैसे में कि उन रेट एक तरह से रेट चलता है कि एक बच्चे पे 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे भी लेते एक हैं। शिवालिक कॉलेज है सर, एक शिवालिक कॉलेज बगल में सर, वहाँ पे बिहार के मात्र एक डिस्ट्रिक्ट से, बेगूसराय से 250-300 लोग हर साल आते हैं। उनका टोटल स्ट्रेंथ 1,000 का होगा, उसमें 300 से 400 लोग जो हैं बेगूसराय से एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो वहाँ पे उनका पूरा बाकायदा ऑफिस है, पूरा बाकायदा कंसल्टेंसी चलाते हैं, सारे कोचिंग से, सारे स्कूल से उनका एक टाई अप होता है, और वहाँ से वो बच्चों को कैच करके ले आते हैं। बच्चे जब आकर यहाँ फंस जाते हैं 1 साल 2 साल 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, तब उनको पता चलता है एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ। ये यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास में है, ICFI, तो ये एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी है। और यूनिवर्सिटी से मैं जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ का बच्चा बहुत अच्छे से स्ट्रगल करके आगे निकलता है, और बहुत निकले हैं, कई जुडिशल लड़कियाँ भी निकली हैं। अभी 3 साल पहले की एक लड़की है, अभी तमन्ना करके, ये अपने राजस्थान की जज बनी है, वो फैमिली वाली। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे स्ट्रगल या ज़बरदस्ती इनको ले आया जाता है यहाँ पे, एजुकेशन के लिए लाते होंगे उनके जो बड़े या जानने वाले हैं, तो उस हिसाब से इनको एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ख़राब है। नहीं मैम, यूनिवर्सिटी नहीं है ख़राब, पर आप एक आप, मैं जिस तरह से बताना चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट बदल चुकी है। भाभी, हम लोग भाभी बुलाते हैं इनको, और ये बहुत ही लोकप्रिय है हम लोग में, बहुत लोग मानते हैं। तो इनका एक अलग परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर। वो शायद लोकल हैं, तो वो फील करती हैं कि फील उनकी करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसके वजह से इनका मतलब जब लोग यहाँ पर लोकेलिटी तो डिपेंड करता ही है सर। एक मार्केट तो हम लोग बन के आते ही हैं,
वही बात अच्छा, अच्छा, आपको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से एक लोकल एम्प्लॉयमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लोकल लोगों के लिए तो एक अच्छी चीज़ ही है। बिल्कुल, अगर मेरे जगह पे ये चीज़ होता तो ज़्यादा ये भी हम भी मानते हैं चीज़ सही है, पर एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बाद की भी जो सीन होती है, 5 साल के बाद की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद भी हम लोग को देखना होता है। हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। आप यही समझिए कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे लॉ या इस तरह जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ पे आपका जो सबसे पहले जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है आपका, बेसिक टूल है आपका, स्पीच एक्सप्रेशन, जो चीज़ को आप एक्सप्रेस करने के लिए, स्पीच करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पढ़ाया है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे उससे आपको वंचित कर दिया जाता है। आप क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कहीं भी आप चीज़ों को राइट, आप सरकारी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी, उनमें एक स्टूडेंट विंग है, एक स्टूडेंट बॉडी है जो एटलीस्ट बात कर सकती है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकते हैं आप। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जैसे आपने कहा 350 लोग एक ज़िले से आ रहे हैं, एक एरिया से आ रहे हैं, कभी ऐसा है बीटेक के लिए हुआ करता था, तो आप लोग बीटेक का ख़त्म ख्याल नहीं आता आपकी बीटेक करने, मतलब एक टाइम पे जब टेक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो लोग बीटेक करने आते थे, तो आप लोग बीटेक सर दरअसल तैयारी हमने भी 12th के बाद, मेरा भी सर जैसे साइंस था, तैयारी हमने भी इंजीनियरिंग की ही शुरू की सर। लेकिन कुछ अब हर बच्चे का तो सर मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मन लगता है नहीं सर। तो हमारे साथ भी वो हुआ कि सर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, हमें इंजीनियरिंग के अलावा कुछ करना था। तो हमने बहुत सारे प्रोफेशंस को देखा सर, उसमें लॉ हम लोग को लगा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा करियर अपॉर्चुनिटी भी इसमें है सर। और एज अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ सर, तो हम लोगों को अब चाहिए था सर प्लेसमेंट। तो हमें उस टाइम में ये, अब उस उम्र में सर हमें यही समझ में आया कि इसमें ढेर सारा प्लेसमेंट है, आप जुडिशरी कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, और जितने भी सर इसमें आप बैंक में जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ के लिए सर जो समस्या है वो हमें यहाँ, असलियत क्या है इस फील्ड का वो हमें यहाँ पे आने के बाद हमें लगा सर कि जैसा एनएलयू में होता है उससे थोड़ा कम यहाँ होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब हमें यही नहीं पता था सर कि यहाँ से हमें प्लेसमेंट मिलेगा 15,000 का। 15,000 तो सर हम घर से अभी लेते हैं। कैसी जॉब का प्लेसमेंट मिलता है आपको, क्या करना पड़ता है यहाँ से अगर आप प्लेस्ड हो जाए? यहाँ पे सर जो हमें यूनिवर्सिटी जो, या ये यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी सर जो प्लेसमेंट देती है सर, तो मैं आम भाषा में यही कहना चाहूँगा, उससे आप अपना करियर डेवलप नहीं कर सकते। आप 2-3 साल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सस्टेन कर सकते हैं सर। लेकिन उसके आप ये है कि हाँ ये मेरा सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट इसी कंपनी में या फिर यही जॉब प्रोफाइल के साथ मैं आगे चल सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाता है सर। और इसके कारण सर आप खुद समझिए सर, हमारी मनोदशा जो होती है, हम लोग बिहार झारखंड उतने दूर से आते हैं सर, 5 साल अपने घर वालों का पैसा लेते हैं सर। उसके बाद हमें, और इस उम्र में अब हमें भी लगता है सर कि जल्द से जल्द हम लोग कहीं सेटल हो जाए और कहीं अच्छे जगह पे हो जाए, कि हमारा भी ये जो 5 साल जो हमारे घर वाले मेहनत करके या जो भी करके सर वो पैसा दिए हमें, वो सार्थक हो जाए। जो कि यहाँ से सर, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर एक तरह से हम आके फंस चुके हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट यहाँ पे करने के लिए आपको फिर से वही सरकारी नौकरी जो आपने बताया सर, चाहे तो मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ या मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मैं पीसीएस का, फिर मैं वही हूँ सर। 12th के बाद मैं जहाँ 12th में था फिर मैं वहीं पे आके रुक जाता हूँ सर। तो इसमें क्या है कि जैसे बीसीआई जो है हमारे यहाँ लीगल बॉडी पूरे देश में संभालती है, वो स्ट्रक्चरली आप देखिएगा सर ऊपर से इशू है। जॉब एज ए ये मतलब लॉ को एज ए सर्विस, एज ए उस तौर पे दिखाते हैं, पर एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन की जो बात होनी चाहिए कोर्ट में सर, जो जनरेशन लॉ, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी आ रहे हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे सोसाइटी और जस्टिस सिस्टम में, उनको भी ऊपर से हायरार्की इस तरह का बना हुआ है कि आप वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए मुझे कि आप लोग जब अब आप ये कर चुके हैं, ठीक है, अभी एक स्टूडेंट्स का मुद्दा है, स्टूडेंट्स के मुद्दे बहुत अभी उछल रहे हैं, आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग वहाँ के लोकल भी हैं, आप ही के दोस्त होंगे, तो एक मतलब अचानक से एक बात चल रही थी कोरोना के बाद, कोविड के बाद, कि रोजगार का मुद्दा, पर जो वो उबल के फटा अभी एकदम से, तो ये पर्टिकुलर एक रेलवे बोर्ड का इंसिडेंट है कि एक जगह हुआ है, तो आप मतलब क्या ये अक्रॉस द बोर्ड ये स्थिति है? बिल्कुल सर, आप बिहार में सर जैसा मतलब अभी ये मैं या कोई नहीं कह रहा है सर, ये आंकड़े कह रहे हैं और सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि मतलब 40-42 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी वो अब देश में है सर। तो वो उत्तराखंड में भी होगी, वो बिहार में भी होगी, वो उत्तर प्रदेश में भी होगी। और एक ये अभी रिसेंटली में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए ये रेलवे को लेके प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन ये लगभग अक्रॉस सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स का यही हाल है सर, किसी भी सेक्टर में जॉब नहीं है। और सर पर्टिकुलरली अगर मैं लॉ का बताऊं, तो जैसा ये बता रहा था कि सर इसमें जो दिक्कत ये है ना कि आप अगर इकोनॉमिकली
सस्टेन नहीं कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको बैकअप नहीं देगी, तो आप एज अ लॉयर आप चाहते हुए में भी, हम लोग का जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है सर, हम लोग को एकोमोडेट नहीं करता है वो सिस्टम। आपको फील हो जाएगा कि ये आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें हम लोग की मजबूरी हो जाती है कि जैसा ये कह रहा था कि हम लोग फिर से उसी स्टेज पे चले जाते हैं कि हम लोग को तैयारी करनी है और उसमें अनसर्टेनिटी है। अब वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम लोग भी उसी बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम उत्तराखंड की भी बातचीत, उत्तराखंड के यूथ से भी बातचीत करना चाहेंगे। चूँकि अभी कॉलेज बंद हैं तो काफ़ी ये लोग मिल गए हमें, पर काफ़ी लोग नहीं है, जैसा आप बता रहे थे शायद मेरे ख्याल से। तो आप लोग भी यहीं के लोकल लोग हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं आप दोनों? पटना बिहार। मैम आपसे बात करना चाहूँगा मैं, एक सेकेंड। आप यहाँ लोकल हैं और यहाँ के मतलब हमको स्टूडेंट्स नहीं, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स थोड़ा हमने कोशिश करी, पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बंद हैं। तो क्या जैसे ये लोग हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, जैसा फ्रस्ट्रेशन ये लोग बता रहे हैं कि उनको जॉब चाहिए, मतलब एक स्थिति है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कॉलेज बेकार है, कॉलेज होता है अच्छा, उसमें अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती है, पर स्टूडेंट्स अपनी स्थिति बताने की कोशिश करते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनको उसकी परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड के आप जिन बच्चों से यहाँ मिलती हैं या जो स्टडी करते हैं, क्या उनकी भी कमोबेश यही स्थिति है या वो बेटर फील करते हैं सिचुएशन में कंपेरेटिवली? सर उत्तराखंड के बच्चे इतना ज़्यादा बेटर तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन वो यहीं रहते हैं तो उनको इतना ज़्यादा शायद फील भी ना हो। मैं अभी आज तक उनसे बात इतना नहीं की है, लेकिन हाँ मेरी बच्ची भी खुद यहाँ से बीएड कर रही है, तो वो तो बेटर ही है। अच्छा, आपको अभी स्कूल में भी ऑफ़र किया जॉब, तो शायद भी हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक चीज़ तो आप मानोगे कि उत्तराखंड में काफ़ी यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तराखंड सॉरी देहरादून में बहुत सारे कॉलेज से स्कूल गए, तो ये क्या ये संभव है कि ये पॉलिटिकल, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी सरकार है, 20 साल की, 20-22 साल। तो मैं आपसे भी बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, जो चीज़ 70 साल से थी वो प्रॉब्लम्स हैं और रहेंगी, लेकिन इतनी जल्दी अगर हम लोगों को उसको विट करना है तो खुद को भी हमको करना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष हर एक बंदे को, हर नागरिक को इसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। और सरकार पे अगर हम डिपेंड रहते हैं तो सरकार, देखिए आप, सरकार जाके घर पे खाना तो किसी को नहीं देगी। और अभी सरकार ने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि इस लॉकडाउन में देखिए इतना अनाज फ्री बांटा है, आप देख रहे होंगे 2-2.5 साल हो गया है कोरोना को। तो एक मीडियम फैमिली के लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो जॉब हम लोगों की छूटी हैं, हालांकि बहुत कम जॉब मिल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही हैं, होम घर से भी कर रहे हैं लोग काम, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। अच्छा, आपको लगता है पहले अच्छा हो रहा था, अभी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है? अभी थोड़ा दिक्कत है ज़्यादा करके। तो बस सरकार की तरफ से तो पूरा सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, हर जगह सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, अगर देखिए ना, अगर आप सरकार को नहीं बोलेंगे तो बेरोजगारी बढ़ी है। सर बेरोजगारी 70 साल से भी तो थी, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं थी। तो अगर मैं 70 साल ऐसा सोचते रहूँगा तो मैं तो अटक जाऊँगा, मैं किससे पूछूंगा फिर सवाल? अभी मोदी जी ने कितना अच्छा किया है स्वरोजगार के लिए, आपको ये कितने सारे लोन्स ऑफ़र किए हैं, आपको देखिए कि एक बेरोज़गार लोन दिया है। फिर हम लोगों को, जैसे हम छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, छोटी छोटी शॉप्स वाले, हम लोगों को 70,000 रुपये एक बार उन्होंने हमारे को लोन दिया है अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। नहीं, चलिए एक सेंटर की गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं कि सही किया उन्होंने, पर एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है। लोकल गवर्नमेंट का तो मुझे लगता है कि एक लोगों में स्वाभाविक नाराजगी होना है अगर उनको रोजगार की दिक्कत हुई। और मैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे इससे पहले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, ये पुराना मुद्दा है उत्तराखंड में। ये एक आम कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आती है। तो ये इशू पुराना इशू है और इसको कोई सरकार जब हैंडल नहीं कर पा रही है तो लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। लोग है सर, बहुत लाजमी है, लेकिन अभी आज आप गांव में जाओगे तो आप गांव से पूछो, गांव की औरतों से पूछोगे तो उनको कम से कम इस सरकार ने खाना, अनाज, ये सब चीज़ भरपूर पेट मिल रहा है उनको। उनके जो कृषि का जो आता है, ये अब 6,000-5,000 रुपये आ रहे हैं साल के, तो ये कृषि वाला भी इनको पैसा मिल रहा है, वो अभी उनके अकाउंट में डायरेक्ट चला जा रहा है। पहले क्या था, बिचौलिए खा लेते थे, लेकिन अभी मिल रहा है। अभी इतना रोष नहीं है गांव में, अगर आप जाएंगे, अभी आप जाओगे तो आप पता चल जाएगा आप लोगों को। शुक्रिया मैम। हम लोग, जैसा कि मैम कह रही हैं, हम लोग खुद जाके पहाड़ और
ऊपर पहाड़ के इलाकों में, गांव के इलाकों में जाके लोगों से, औरतों से, वहाँ की स्त्रियों से और वहाँ के छात्रों से कोशिश करेंगे मिलने की। काफ़ी छात्र अभी यहाँ लोकल छात्र नहीं हैं, जो कि कॉलेजेस बंद हैं, तो हम उत्तराखंड के छात्रों से भी मिलके जानने की कोशिश करेंगे। पर जैसा कि हम लोग इस स्टोरी को देख के आप इस तरीके से हो सकते हैं कि ये लोकल इलेक्शन का शायद मुद्दा ना हो, परंतु लोकल इलेक्शंस के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि बिहार तक जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करें हम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, हो सकता है वो अच्छी हो बुरी हो, परंतु ये सच है, ये फैक्ट है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे ऐसे संस्थान खुले हैं जो बच्चों से भारी मात्रा में फ़ीस लेते हैं। प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले शायद अभी स्टूडेंट्स अभी कहने से कतरा रहे थे, मैं उनके पास एक लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूर जाना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे बताया। एलपीयू में एक्चुअली मैंने इसमें ज़्यादा वर्क तो नहीं किया है इस कंपनी में, बट मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। इसमें लॉ से रिलेटेड कुछ होता नहीं है। इसमें आपको बाहर की कंपनी से एसोसिएट करके ही उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ड्राफ्ट करने होते हैं, बस इतना ही है। और इसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और पेमेंट काफ़ी मतलब पेमेंट भी पैकेज भी हाई होता है, बट उसके अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं उनके। इंटरनेशनल लीगल फर्म्स जो होते हैं, हाँ, इंटरनेशनल लीगल फर्म जो इंटरनेशनल बॉडीज़ में काम करती है, वो अपना एलपीओ सब जगह बना के रखते हैं। आप बताइए। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो आपने मुश्किल जॉब है, कम सैलरी, ज़्यादा काम, सबकी परेशानी, सब ने शुरुआत वहीं से की, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए वो वाला, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है ना, हमने अभी तक जो 5 ईयर्स में स्टडी किया है वो उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है वो। क्यों, तो आप भी कह रहे हैं वो लॉ से तो रिलेटेड है। इंटरनेशनल फर्म के लिए काम करती है, तो इंटरनेशनल फर्म करके पेप्सोडेंट भी बना रही है, टूथपेस्ट भी बना रही है, तो उसके बीच का जो वो चीज़ है उसके बीच में काम कर रही है वो। उसको उसका फुल फॉर्म होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर। तो उसमें काम आपका एक पर्टिकुलर काम है, आप वही थ्रू आउट करते रहेंगे। जैसे आपको एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट मिल जाएगा, उसी को आप एडिट करते रहेंगे, वो फॉर्मेट दिया रहेगा, उसी को एडिट करते रहेंगे। और जितने आप, जैसे यहाँ हम लोग पर्टिकुलरली लगभग सारे लॉज पढ़ते हैं, तो उनका काम नहीं रह जाता है। और अगर आप कॉलेज के जस्ट बाद 4-5 साल वैसे काम कर लेंगे तो फिर आपका पढ़ाई मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे। अच्छा, एक चीज़ और आप बता रहे थे पहले कि आप लोग उत्तराखंड के जितने राज्य के वैकेंसीज आती हैं वो भी आप शायद अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम उत्तराखंड चुनाव की बात कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा दे रहे हैं, तो अगर एक प्रॉब्लम जो एक लोकल यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम, देखिए कनेक्टेड किस तरीके से लोकल यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं बार बार ये डिस्क्लेमर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैम बैठी है, उनका मानना है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो मैं इस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे कॉलेजेस जहाँ भारी मात्रा में फ़ीस ली जा रही है, बच्चों को 12th से ही आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिना पूरी तस्वीर साफ किए। और इतनी समझ 12th के बाद अचानक होना, ये आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती आपको स्टूडेंट से। पर उसके बाद फिर वो जिस राज्य में जाते हैं, उस राज्य के लोकल बच्चों से आप कॉन्फ्लिक्ट में आते हो, आप उनके साथ कम्पीट करते हो। उस लोकल राज्य में वैसे ही नौकरियां कम हैं, उन बच्चों को फिर एक कंपटीशन की भावना फील होती है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। फिर वो बात ऐसे कानूनों से जुड़ती है जिसमें कहा जाता है कि बाहर के लोग यहाँ ज़मीन ना खरीदें, बाहर के छात्र, ये बातें इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो पूरे, मतलब आप लोग बाहर से आए हैं, पर आप लोग भी ये फील करते होंगे कि इस तरीके की फीलिंग आती है, नॉर्मल फीलिंग है। हाँ सर, ये बिल्कुल कनेक्टेड है सर। लेकिन सर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये पूरा सर एजुकेशन सिस्टम से ये चीज़ कनेक्टेड है सर। जहाँ तक अगर हमारे घर साइड में भी सर अगर ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट या सर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं, उनकी अगर कंडीशन सही रहती, हम यहाँ क्यों आते? वो कंपटीशन बढ़ती नहीं सर। हम लोग यहाँ आए क्योंकि वहाँ पे इससे बदतर हाल था, चाहे वो आप सोशल कह ले चाहे एजुकेशनल कह ले सर, उसका हालत हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग एक बेहतर चीज़ की तलाश में आए सर। फिर अगर हम लोग यहाँ पे भी हम लोग लगभग वही हाल में है सर, तो हमें कम्पीट तो मजबूरन करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि एट द एंड तो इंसान अपना सेटलमेंट देखता ही, चाहे मुझे हरियाणा में मिले, चाहे मुझे उत्तराखंड में मिले, चाहे मुझे कहीं और मिले सर। तो अब देश में जहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ सर, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं अपना हाथ पैर तो हर जगह मारूंगा। तो बस वही है सर कि एजुकेशन सिस्टम अगर हर जगह के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कम से कम अपने कंडीशन, जो कि एक अप्रोप्रिएट कंडीशन रहना चाहिए सर, उसमें आ जाए तो स्टूडेंट्स को इतने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। और चाहे नौकरी सर प्राइवेट हो चाहे 20,000 का हो, अगर दिक्कत ये है सर कि ये 10 मुझे 20 के बदले में 15 ही दे, लेकिन उससे मेरा करियर डेवलपमेंट हो पाए अगर सर, तो फिर मैं उसे करूँ ना सर। अगर मुझे ड्राफ्ट करना है, मैं पूरे ज़िंदगी ड्राफ्ट ही करता रह जाऊँ, तो फिर उससे तो कोई मतलब नहीं है सर। सरकार का अप्रोच इस पर ले लीजिए सर। अगर बिहार सरकार का लीजिएगा तो बिहार सरकार के नीतीश कुमार की एक बहुत ही बहुयामी, बहुत
बहुत ही- छवि हाँ, छवि उनकी एक छवि रही और उसमें एक 7 निश्चय योजना उनकी एक मार्क रहा कि नीतीश कुमार बोलते हैं 7 निश्चय योजना, उसके अंतर्गत आज बिहार में विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का जो नंबर था, ग्रेजुएट का नंबर था, वो बहुत कम था, उसको बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार 4-4 लाख रुपया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को लोन भी दे रहे हैं। पर उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए उसके लिए अप्रोच नहीं अपनाई। उन्होंने क्या किया कि आप 4 लाख रुपये ले जाइए, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप 4 लाख रुपये ले जाइए, बिहार में कहीं से बाहर से जाकर ग्रेजुएशन करके आइए और बिहार में ग्रेजुएट का जो नंबर है उसको बढ़ाइए, ताकि उनको वर्ल्ड बैंक से या कहीं से लोन लेने में जो सहूलियत है वो मिल सके। तो आप समझिए सर किस तरह से भ्रम फैलाकर सरकार भी, ऊपर स्टेट भी, सेंटर भी चीज़ों को कर रही है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, इस लॉकडाउन में जो सब उभर के आया कि पहले तो कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ, नहीं हुआ, इम्पैक्ट हुआ हर जगह, हर गांव जाते जाते आपको बदल जाएगा उसकी जो स्थिति है, हर क्लास के लिए वो बदल जाता है। तो जो स्टूडेंट क्लास पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले तो उनकी चौपट हो गई पढ़ाई लिखाई, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई क्लासरूम प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे धांधली हुआ। दूसरी बात, एक तो फीस, मोटी फीस वसूली गई। कोविड कंडीशन में भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी छोड़ा नहीं एक भी बच्चा को कि आप फीस मत दीजिए, चलिए हम माफ़ कर देते हैं, हमारा तो एक्सपेंसेस कम हो गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सपेंसेस तो कम हो गया सर कॉलेज बंद होने की वजह से, तो ये कुछ हुआ नहीं। पर तीसरी बात, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ ना, वो तो एक अलग ही लेवल पे सर इस लाइन को लेकर चला गया। क्यों ऑनलाइन एग्जाम से क्या दिक्कत हुई? ऑनलाइन एग्ज़ाम से ये हुआ दिक्कत सर, जो क्वालिटी था सर, जो बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गए, उनका उद्देश्य है कि वो चलिए वो निकल के बिजनेस करेंगे, उनके पास बिजनेस बैकअप है, तो पढ़ाई लिखाई वो भी करते थे। एग्जाम आती थी तो लोग पढ़ते, तो चलो जो आप जिस ऑब्जेक्टिव लेकर, जो ध्येय लेकर आ रहे हैं उसकी ओर तो आप काम कर रहे हैं। पर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ सर, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, तो सर वो आपका जो डिग्री है हम लोग को जो मिलने जा रहा है सर, उसकी भी जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी है सर, बहुत एक क्रूर सच्चाई है जो हम लोग फील करते हैं सर, ये चल भी रहा है सर। तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद सर स्थिति तो और भी चौपट होती चली गई। तो आपने देखा कि हमने कुछ लोकल यहाँ लोकल स्टूडेंट्स कम हैं, मैम हैं लोकल, और कुछ बाहर के स्टूडेंट्स आए हैं, परंतु वो किस तरीके से लोकल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और वो पॉलिटिक्स किस तरह से इंटरकनेक्टेड होती है और लोकल मुद्दों पे उसका असर पड़ता है। आप जैसे जैसे देखेंगे कि उत्तराखंड कवरेज आगे बढ़ेगी, चूँकि ये प्लेन्स से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं, ये ऐसे इलाके हैं जो बाहर के राज्यों के लिए एक्सेसिबल ईजी हैं। तो हम यहाँ जब लोगों से मिलेंगे तो यहाँ बाहर के राज्यों के काफ़ी लोग मिलेंगे, हमको स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमको बता रहे हैं। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये मुद्दे वहाँ कैसे कनेक्ट होते हैं। वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स सब जब हम उनसे बात करेंगे तो वो भी इसी तरीके की बात का दूसरा पक्ष आपको समझाएंगे कि कैसे ये बातें उनको लोकली तौर पे अफेक्ट करती हैं एजुकेशन की, और वो उस बारे में एक सेंटर पे के तौर पे या एक देश के तौर पे कैसी समझ बनाते हैं। अभी के लिए शुक्रिया। यहीं पर हम इस टॉक को कंक्लूड करते हैं और आगे आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देख रहे थे लल्लन टॉप।